नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो हवा, पानी, जमीन है, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये पर्यावरण है क्या? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पेड़ पौधे, जानवर, नदियां, यही सब ना? लेकिन जैसा हम अभी देखेंगे, ये कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। देखिए, इसकी परिभाषा कहती है कि पर्यावरण सिर्फ कुछ चीजों का कलेक्शन नहीं है। ये पानी, हवा और जमीन, इन सब का टोटल है। लेकिन असली जो बात है ना, वो है इनके आपसी रिश्ते में। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल जैसा है, जिसमें हम इंसान, सारे जीव जंतु और यहाँ तक कि हमारी बनाई हुई चीजें भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब जब हमें परिभाषा पता चल गई है, तो चलिए हमारे ग्रह को बनाने वाले मूल हिस्सों को देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मैकेनिक इंजन को समझने के लिए उसके पुर्जे अलग अलग करता है, हम भी अपनी दुनिया को उसके बेसिक पार्ट्स में तोड़कर समझेंगे। तो होता यह है कि हमारा पर्यावरण एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। इन्हें पृथ्वी के मंडल या अंग्रेजी में स्फीयर्स भी कहते हैं, और यही चारों मिलकर इस ग्रह पर जीवन को मुमकिन बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल की, यानी लिथोस्फीयर। सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो ठोस चट्टानी परत है जिस पर हम खड़े हैं, चल रहे हैं। इसमें पहाड़, मैदान और हाँ, समुद्र के नीचे की जमीन भी इसी में आती है। ये हमारे ग्रह की नींव है, फाउंडेशन है। फिर आता है जलमंडल, यानी हाइड्रोस्फीयर। अब इसमें धरती का सारा पानी आ जाता है, चाहे वो बड़े बड़े महासागर हों, नदियां हों, झीलें हों। अरे, हवा में जो नमी है ना, वो भी इसी का हिस्सा है। मतलब पानी अपने हर रूप में। और फिर आता है जीवमंडल, द बायोस्फीयर। इसे धरती का लाइफ जोन कह सकते हैं। ये कोई अलग से जगह नहीं है, बल्कि वो मैजिकल पॉइंट है जहां जमीन, पानी और हवा तीनों एक साथ आते हैं और जीवन को जन्म देते हैं। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल व्हेल तक हर जिंदा चीज इसी का हिस्सा है। और चौथा और आखिरी हिस्सा है वायुमंडल, यानी एटमॉस्फेयर। ये गैसों का एक प्रोटेक्टिव कंबल है जिसने हमारी धरती को लपेट रखा है। अब ये जो तस्वीर है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर पॉइंट बस इतना सा है कि हमारा वायुमंडल एक जैसा नहीं है। ये एक प्याज की तरह है, जिसमें कई लेयर्स, कई परतें हैं, और हर परत का अपना एक बहुत जरूरी काम है। चलिए फटाफट इन परतों से होकर गुजरते हैं। सबसे नीचे जहां हम सब रहते हैं, वो है क्षोभमंडल, यानी ट्रोपोस्फेयर। सारा मौसम, बारिश, बादल, हवा, सब कुछ यहीं होता है। इसके ठीक ऊपर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ये परत बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर है हमारी ओजोन लेयर। ये एक तरह से हमारी ढाल है, जो सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। बीच में आती है मध्यमंडल, मीजोस्फीयर। इसे हमारे ग्रह का स्पेस गार्ड भी कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष से आने वाले ज्यादातर उल्कापिंड यानी मीटियोर्स जमीन तक पहुंचने से पहले ही इसी लेयर में जलकर राख हो जाते हैं। फिर हम पहुंचते हैं तापमंडल में, थर्मोस्फीयर। ये एक बहुत बड़ी परत है जहां हवा एकदम पतली हो जाती है। वो जो ध्रुवों पर खूबसूरत हरी नीली रोशनी दिखती है ना, जिसे ऑरोरा कहते हैं, वो यहीं बनती है। और आखिर में सबसे बाहर है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ये हमारे वायुमंडल की आखिरी सरहद है। इसके बाद बस खाली अंतरिक्ष है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा पर्यावरण किन किन चीजों से बना है, लेकिन सवाल ये है कि इन सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को एक साथ पढ़ता कौन है? क्या कोई एक सुपर साइंटिस्ट है जो ये सब जानता है? नहीं, इसका जवाब थोड़ा अलग है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो अकेला नहीं, बल्कि सबको जोड़कर चलता है। तो फिर सवाल वही है, पर्यावरण की पढ़ाई करता कौन है? बायोलॉजिस्ट्स? केमिस्ट्स? जवाब है हाँ, वो भी करते हैं, लेकिन उनके साथ और भी बहुत से लोग हैं। असल में ये कोई एक अकेला सब्जेक्ट है ही नहीं। ये तो कई अलग अलग फील्ड्स का संगम है, एक मीटिंग पॉइंट है। ये देखिए, पर्यावरण अध्ययन को एक टीम स्पोर्ट की तरह समझिए। इसमें बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट सब मिलकर खेलते हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण की कोई भी समस्या, मान लीजिए प्रदूषण, वो सिर्फ एक साइंस की प्रॉब्लम नहीं है। उसका एक आर्थिक पहलू भी है, एक सामाजिक पहलू भी है। सबको मिलकर ही हल निकालना पड़ता है।
और यहीं से हम पहुंचते हैं पर्यावरण अध्ययन के दिल में, उसकी सबसे बड़ी चुनौती पर। और वो चुनौती है स्थिरता, यानी सस्टेनेबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो हमारी ज़रूरतों और इस ग्रह की क्षमताओं के बीच एक बैलेंस बनाना। महात्मा गांधी ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि पृथ्वी हर इंसान की ज़रूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन हर इंसान का लालच नहीं। ये बात हमें ज़रूरत और लालच के फ़र्क पर सोचने को मजबूर करती है। सवाल ये नहीं है कि धरती के पास हमारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम अपने लालच पर काबू पा सकते हैं? तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी सबसे जानी मानी परिभाषा ये है, ऐसा विकास करो जो आज हमारी ज़रूरतें तो पूरी करे, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता से कोई समझौता ना करे। मतलब अपने भविष्य के बारे में सोच के चलना। तो अब हमारे सामने दो रास्ते साफ हैं। एक तरफ है अस्थिरता, जिसके नतीजे हैं प्रदूषण, रिसोर्सेज की बर्बादी और समाज में बढ़ती असमानता। और दूसरी तरफ है सतत विकास, जिसका लक्ष्य है साफ सुथरा पर्यावरण, मजबूत अर्थव्यवस्था और एक बराबरी वाला समाज। चुनना हमें है कि हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। लेकिन हम ये जानेंगे कैसे कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं? अपनी प्रोग्रेस को मापेंगे कैसे? और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से पर ले आती है, एक स्वस्थ ग्रह के इंडिकेटर्स। तो हम अपनी तरक्की कैसे नापते हैं? इसके लिए कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे हम सिर्फ ये नहीं देखते कि देश की जीडीपी कितनी बढ़ रही है, बल्कि ये भी देखते हैं कि क्या हमारी हवा साफ है। हम ये भी देखते हैं कि हमारे जंगल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ये सब मिलकर हमारे ग्रह का एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, जैसे एक डॉक्टर हमारे शरीर के वाइटल साइंस देखकर बताता है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं, ठीक वैसे ही इस ग्रह के भी अपने वाइटल साइंस हैं। वो हमें लगातार संकेत दे रहा है। सवाल ये है कि क्या हम सुन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।